everyone, this is your chemistry mentor and I welcome you to our YouTube channel Prasham Study। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सॉल्यूशन का हमने अभी तक 3 पार्ट कवर कर लिए हैं और आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का 4th पार्ट आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए 4th पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम सॉल्यूशन का 4th पार्ट करेंगे। अगर आपने बाकी की तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आपको इस पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप पुराने सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4। देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में। आज हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उन सॉल्यूशंस का जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है? वॉलेटाइल लिक्विड है। जो हमने सेकेंड पार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था जब वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट होगा तब क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं जब वॉलेटाइल सॉल्यूट ना होकर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमारा वॉलेटाइल होगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट में हम सॉलिड लेंगे और सॉलिड हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल में आते हैं। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ऐसे कंपाउंड्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे वॉलेटाइल्स होते हैं, और जो नहीं हो पाते वेपर्स में कन्वर्ट वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो जो वॉलेटाइल होगा वो वेपर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वॉलेटाइल वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो वेपर का प्रेशर बनाएगा, और जो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जो नॉन वॉलेटाइल होगा, तो वो वेपर का प्रेशर भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वेपर्स फॉर्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर लिया हुआ है, एक ये वाला कंटेनर है, एक ये वाला कंटेनर है। अब ये जो फर्स्ट कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है ये प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट है हमारा प्योर फॉर्म में। ठीक है, अब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है तो उसके वेपर्स फॉर्म होंगे, तो ये ऊपर आपको वेपर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वेपर्स यहाँ पर बन जाएंगी सॉल्वेंट की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, वो कोई भी सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, वो मान लो मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया कि वो जो सॉलिड सॉल्यूट है वो बी है। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर बी को ऐड कर दिया। अब ये क्या है? ये आपका बन गया सॉल्यूशन। जब आपने एक सॉल्यूट को ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है लिक्विड, इसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, क्योंकि एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, इसमें सॉल्वेंट भी होगा। अब ये जो ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू वाले आपके पार्टिकल हैं किसके? सॉल्वेंट के, जो कि वॉलेटाइल है, और वो वॉलेटाइल है तो उसके वेपर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट के तो वेपर्स फॉर्म होंगे, पर जो सॉल्यूट हमारा है, जो आपको ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है, वो जो ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूट दिखाई दे रहा है वो तो नॉन वॉलेटाइल है। सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है तो उसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इस वाले कंटेनर में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था जो कि वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल होने की वजह से उसके वेपर्स फॉर्म हुए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर हमने एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वॉलेटाइल है। तो जो सॉल्वेंट है उसके तो वेपर्स बनेंगे, पर जो हमारा सॉलिड सॉल्यूट है उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। इतना हमें समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो प्योर सॉल्वेंट था, तो इसके जो ऊपर का सरफेस है, इवेपोरेशन आपको पता है एक सरफेस फिनोमिनन है, तो यहाँ सरफेस पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सॉल्वेंट के, सभी वॉलेटाइल हैं, तो वेपर्स बनती जाएगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी। ठीक है, पर जब हम इसकी बात करें तो इसके में क्या है, आपके यहाँ पर कुछ तो वॉलेटाइल है सरफेस के ऊपर
और कुछ मॉलिक्यूल नॉन वॉलेटाइल हैं। तो जो वॉलेटाइल है वो तो वेपर्स बनाएंगे, पर जो नॉन वॉलेटाइल है वो वेपर्स नहीं बनाएंगे। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर वेपर्स कम बनेगी, क्योंकि सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो वेपर्स नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगी, पर यहाँ पर कुछ वेपर बनना चाहते हैं और कुछ नहीं बनना चाहते। तो जो बनना चाहते हैं वो तो वेपर बन जाएंगे, और जो नहीं बनना चाहते वो खुद तो नहीं बनेंगे और अपने नीचे वालों को भी वेपर नहीं फॉर्म करने देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से प्योर जब सॉल्वेंट होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, और जब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर वेपर कम हो जाएंगी। इतना आपको समझ में आ गया कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर ज़्यादा बनी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन के केस में हमारी वेपर्स कम बनी, वेपर्स कम बनी तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब वेपर प्रेशर एक प्योर, यहाँ पर हम बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की अगर बात करें, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की जब हम बात करें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज़्यादा वेपर प्रेशर कब होगा? जब प्योर सॉल्वेंट होगा। यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने ये बोला कि जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, तो जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। एट ए गिवन टेम्परेचर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो हमने सेकेंड पार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। यहाँ पर वॉलेटाइल कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा पार्शियल प्रेशर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यही राउल्ट्स लॉ बोलता है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। For any solution, the partial vapor pressure of each volatile component, किसी भी सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, और यहाँ पर हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। तो हम ये बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यही हमारा राउल्ट्स लॉ बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, हम सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार सॉल्वेंट और सॉल्यूट ना लिखना पड़े, इसलिए सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं पर भी 1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा सॉल्वेंट की बात हो रही है, और कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब सॉल्यूट, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर फेज की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आपके पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर्स फॉर्म करेगा ही नहीं। तो जब वो वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने राउल्ट्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ी थी सेकेंड पार्ट में। मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर आपने सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इस पार्ट से इंटर रिलेटेड भी है वो पार्ट। ठीक है, तो देखिए हमने लेट किया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन x1, क्योंकि 1 से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा क्या कि जो भी वेपर प्रेशर होगा इस केस में वो सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zeta1, मोल फ्रैक्शन जो है उसको zeta1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zeta1। अब हमने देखा था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K मान लेते हैं, है ना। हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो K आता है। ठीक है, फिर हमने प्रूफ किया था K जो है हमारा किसके इक्वल आ गया था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1K, है ना। ये हमने पिछली क्लास में किया है सारा। ठीक है, तो वहीं से ये रिलेशन बना है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आ गया और एक कांस्टेंट आया K जिसको हमने डिराइव किया था, वो किसके इक्वल आ गया था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस वजह से मैंने इसको बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और यूज होता है ये। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या बता रहा है, P1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से है। zeta1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और P1 नॉट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पीछे हमने ये रिलेशन लिखा था। अब हमारा जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, हमारा जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, आपको पता है कि प्योर वाले का वेपर प्रेशर P01 है ना, प्योर सॉल्वेंट का P01 है। और जब हम मिक्सचर बनाते हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो P1 हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि प्योर वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है ना। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन वेपर प्रेशर, है ना। मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको मैं डेल्टा P1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इतना आपको क्लियर हो गया ना, तो ये हो जाएगा। अब तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है डेल्टा P1, मतलब जो चेंज आया है वेपर प्रेशर में वो किसकी वजह से आया है, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वो जो चेंज आया है वो किसके इक्वल होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ से हमने क्या निकाला कि हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो zeta1 P01 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने P1 की वैल्यू क्या रख दी, P01 zeta1। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, P1 नॉट और P1 नॉट को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस zeta1 बचा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, मान लो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक का मोल फ्रैक्शन zeta1, दूसरे का मोल फ्रैक्शन zeta2, और हमें पता है ये जो टोटल होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है ना। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि zeta1 जो है वो अगर इधर आ जाएगा 1 के पास तो 1 माइनस zeta1 किसके इक्वल हो जाएगा, zeta2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो बस यही किया हुआ है। नेक्स्ट वाले में 1 माइनस zeta1 को हमने क्या पुट कर दिया है, zeta2। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 माइनस zeta1 को क्या पुट कर दिया है, zeta2 पुट कर दिया है। तो हमारे पास जो रिलेशन फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा,
डेल्टा P1 मतलब चेंज जो आया है हमारे वेपर प्रेशर में वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीटा टू P01। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस P1 नॉट को इधर ले जाऊं, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है, और ये डेल्टा P1 क्या था, डेल्टा P1 हमारा चेंज था वेपर प्रेशर में, और चेंज किसके इक्वल था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, और अपॉन में तो हमारा P1 नॉट था ही। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारा जीटा टू के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो है ऊपर, ये क्या है, हमारा जो वेपर प्रेशर कम हुआ है, वेपर प्रेशर कम हुआ है मतलब कितना लोअर हुआ है, कितना कम हुआ है, तो इस ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अब हमने इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट किया है किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये एक रिलेशन आ गया। तो अब हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस और नो बोल सकते हैं ना। तो ये जो ऊपर है ये है डेल्टा P1 जिसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और जब हम इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तो ये जो पूरा आता है, ये जो पूरा रिलेशन आता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ऊपर वाला सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और जब पूरे की बात करेंगे तो वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा रिलेशन आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये रिलेशन अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ें। आगे क्या है, आगे वही है हमारा, ये ऊपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टोटल मिलाकर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल था, ये जीटा टू के इक्वल था। किसके इक्वल था, जीटा टू। जीटा टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू, टू क्या, सोल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो आपने क्या किया, बस जीटा टू की जगह पर जीटा टू का फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक, और कुछ नहीं किया। अब देखो होता क्या है, हम यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मिक्सचर्स की, सॉल्यूशंस की, तो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सोल्यूट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ बच जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट जो है कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या, N2 अपॉन N1 बचा सिर्फ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये भी पता है कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हमने W से रिप्रेजेंट किया है और मोलर मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जब N2 की अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स N2 क्या होगा, N2 हमारा क्या होगा, गिवन मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2, वही किया है W2 अपॉन M2, है ना। उसके बाद जब हम बात करेंगे N1 की, N1 क्या होगा, W1 अपॉन M1, और अपॉन M1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बस आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट की है,
और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आगे आने वाले दोनों फॉर्मूले, ये वाला भी डिराइव कर सकते हो क्योंकि आपको जीटा 2 की वैल्यू पता है। आप ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो क्योंकि पता है आपको कि जो N2 है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको ये भी पता है कि आप किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो ये फॉर्मूला भी आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो आपको याद एक ही फॉर्मूला रखना है, ये वाला, ठीक है। इसी से बाकी फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, मेन यही है। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर W1 और W2 मासेस हैं, गिवन मासेस, और M1 और M2 जो है वो मोलर मासेस हैं, ठीक है। और 1 हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और 2 हम सोल्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हम इनिशियली शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 0.850 बार, ठीक है। ये किसका है? ये प्योर बेंजीन का है। और उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है 0.5 ग्राम, ठीक है। मास दिया हुआ है आपको, एक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल कोई सॉलिड डाला हुआ है, उसका मास 0.5 ग्राम है, ठीक है। और उसको कितने बेंजीन में ऐड किया है? 39 ग्राम बेंजीन के अंदर ऐड किया हुआ है। और आपको बेंजीन का मोलर मास भी दिया हुआ है 78 ग्राम। आपको क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 0.845। आपको मोलर मास निकालना है उस सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें गिवन हैं, जो जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले आप उनको नोट डाउन करें कि क्या क्या गिवन है। आपको प्योर बेंजीन का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, आपको सॉल्यूशन का गिवन है, आपको मोलर मास बेंजीन का गिवन है, आपको गिवन मास, आपके पास दोनों का ही गिवन मास है, आपके पास सॉलिड का भी है और आपके पास बेंजीन का भी गिवन मास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था, P01 माइनस P1 अपॉन P01। ये किसके इक्वल था? W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। वो याद आ गया? अभी हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें से हमारे पास ये M2 की वैल्यू नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक। तो आप सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया और आपके पास सिर्फ M2 नहीं था, आपने M2 को भी M2 को ऐसे ही छोड़ दिया, और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है ना। सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल और इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। आपको बस फोकस्ड रहना है क्लासेस में कि मैंने क्या बताया है, किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो सारे याद करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। बस क्लासेस में फोकस्ड रहिए और रेगुलरली जो भी क्लासेस आती हैं उनको देखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी हमने जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही काउंट होता है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं,
वो हमारी क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The properties which depend on the number of solute particle irrespective of their nature, अपने नेचर पर डिपेंड नहीं करती, किस टाइप का सोल्यूट है, किस टाइप का सॉल्वेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट से मतलब है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करें, अपने नेचर पर ना करें, टू दैट ऑफ टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। कॉलिगेटिव जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, बाइंड। ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस तरीके से सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये है ना हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यही है। यहाँ पर हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही है ना, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, जीटा 2 के। जीटा 2 हमारा क्या है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ही तो बात हो रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, इसीलिए आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे क्या क्या, पहला तो हमने पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे नेक्स्ट आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, जिनमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है और अच्छे से समझ भी ली है, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सॉल्यूशंस की 2 कैटेगरीज आती हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज आती हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये होती क्या चीज़ें हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई मेरे पास अगर एक कंटेनर है, ठीक है सॉरी, और ये दूसरा है हमारे पास, ये ए है ये बी है, मैंने इन दोनों को मिक्स किया, तो जो ए प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर ये 10 लीटर का है, ये 20 लीटर का है, तो ये 30 लीटर का होगा मिक्स करने के बाद। यही हम मान के चलते हैं कि अगर एक 10 लीटर का है, एक 20 लीटर का है, जो फाइनल उनको मिक्स करके आएगा वो दोनों का सम होना चाहिए, मतलब 30 लीटर होना चाहिए, है ना। यही मानते हैं हम, अभी तक यही मानते थे। और इसी तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। पर सारे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशंस की तरह एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आइडियल सॉल्यूशन रियल लाइफ में होते ही नहीं हैं। आपको आइडियल सॉल्यूशन के नियरली आइडियल सॉल्यूशन मिल सकता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन जैसी काफ़ी हद तक वो प्रॉपर्टी शो करेगा, पर एक्चुअल में बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशंस हमारे नॉन आइडियल होते हैं, हम जितने भी सॉल्यूशंस देखते हैं सभी नॉन आइडियल होते हैं, या फिर नियरली आइडियल आपको देखने को मिल जाएंगे, पर बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, किन बेसिस पर हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, ये नॉन आइडियल की तरह एक्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। राउल्ट्स लॉ वही, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा
थ्रू आउट द कंसंट्रेशन, पूरी कंसंट्रेशन में, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो वो आपका क्या कहला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, अगर वो इसको फॉलो करेगा तो। ठीक, उसके बाद और क्या क्या होता है, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज जीरो। इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। देखो, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ये कुछ ए है, ये कुछ बी है। ठीक है, आपने इसको मिक्स किया, यहाँ पर बीच में A+B आ गया। ठीक है, ये आपका मिक्सचर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ए वाले में सारे मॉलिक्यूल्स ए के होंगे और बी वाले में सारे मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। इतनी बात आपको पता है कि जो ए है उसमें सारे ए के होंगे, जो बी है उसमें सारे बी के होंगे, और जो मिक्सचर है उसमें ए और बी दोनों के होंगे। तो जब यहाँ पर सारे ए हैं तो ए और ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। जब यहाँ पर सारे ए के हैं तो यहाँ पर ए और ए के अंदर बीच में कोई इंट्रैक्शन होगा, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो बी वाला है इसमें सारे बी के होंगे, तो बी और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई इंट्रैक्शन होगा, है ना। ऐसे ही जो ये मिक्सचर है इसके अंदर ए और बी दोनों होंगे, तो ए और बी के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, है ना। तो पहले वाले में ए के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, बी बी में इंट्रैक्शन होगा, और तीसरे में ए बी के अंदर कोई इंट्रैक्शन होगा। तो अगर ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फाइनली जो मिक्सचर वाला है ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगे, अगर सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वैसा ही ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ये मिक्सचर बनेगा तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने में ही वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम हीट की, तो जब आपको पता है कि जब भी आप किसी भी ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे, और बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे, तभी जाकर ये ए बी फॉर्म करेंगे। तो जब आपको किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना होता है तो आपको हीट देनी पड़ती है ना। यहाँ पर भी आपको इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और जब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपकी हीट रिलीज होगी, है ना। तो अगर यहाँ पर सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, ए बी बी ए बी, अगर सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पर जो आपको एनर्जी देनी पड़ी और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, ये सब इक्वल होंगी, ये सब इक्वल होंगी। तो जब सब हीट इक्वल होगी तो यहाँ पर इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जितनी हीट आपने ए को तोड़ने के लिए दी, जितनी हीट आपने बी बी को तोड़ने को दी, उतनी ही हीट जब ए बी के बीच में बॉन्ड बना उतनी ही हीट रिलीज हुई, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो है। कैसे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो था, क्योंकि सबके बीच में इंट्रैक्शन सेम था, ए बी बी के बीच में जो इंट्रैक्शन था वही ए बी के बीच में भी था। तो वॉल्यूम ना तो बढ़ा ना ही घटा, वॉल्यूम ना तो बढ़ा ना ही घटा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम चेंज ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और तीसरा इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब आपका जो इंथैल्पी चेंज आया है, जो वॉल्यूम में चेंज आया है या नहीं आया है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो आपका डिपेंड कर रहा है इंट्रैक्शन पे। अगर इंट्रैक्शन सबका सेम है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो हीट में चेंज आएगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो हो जाएगी और वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर इंट्रैक्शन सेम होगा तो, अगर इंट्रैक्शन सेम रहेगा तो उस केस में आपका इंथैल्पी मिक्सिंग भी ज़ीरो हो जाएगी और वॉल्यूम मिक्सिंग भी ज़ीरो हो जाएगा। पर अगर इंट्रैक्शन ए बी और ए और बी बी इनका अलग हुआ,
तो फिर आपकी ये जो वैल्यू 0 0 आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो 0 0 नहीं रहेंगी, वो चेंज हो जाएंगी। वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है, और वो जो केस होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा। वो किसका केस होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस दोबारा से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत काम का टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रोल्स लॉ मतलब जो प्रेशर ऑफ ए है या 1 है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 एंड जीटा 1। ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ रही हैं तो हम मानेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो नॉन आइडियल है। ठीक है, दूसरी केस, उसके अलावा क्या केस होता है? अगर आपके पास इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास दो हैं कंपोनेंट्स ए बी बी, और फिर जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन यहाँ पर ए बी के अंदर हो, तो अगर इंटरेक्शन सेम होगी तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना ही एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर इंटरेक्शन सेम है तो जितनी हीट आपको यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी, जितनी हीट आपको इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी, उतनी ही हीट यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होने पर निकलेगी। अगर यहाँ पर आपने 10 जूल हीट दी थी, यहाँ पर 15 जूल हीट दी थी, तो जब यहाँ पर ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो हीट रिलीज होगी वो 25 जूल होगी। ठीक है, तो जितना यहाँ पर आपने हीट प्रोवाइड की 10 + 15, उतनी ही यहाँ पर रिलीज होगी 25 जूल। तो चेंज इन इंथैल्पी भी 0 हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं हमारे जो आइडियल नॉन आइडियल को डिफाइन करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आइडियल के केस में पहला रोल्स लॉ फॉलो होता है, दूसरा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है, और इंटरेक्शन जो है वो सेम रहता है, इंटरेक्शन चेंज नहीं होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन के केसेस थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक है, उसके अलावा ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलिन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन आपको शो करते हैं। ठीक है, जो नियरली आइडियल प्रॉपर्टीज आपको शो करते हैं वो है ये। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। मतलब अगर आप किसी का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो, मान लो फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो, ये आपका ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर है, और फिर आपने कैलकुलेट किया यूजिंग फॉर्मूला, तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो ये इक्वल नहीं आएगा। ये आपका फॉर्मूले से जो आप कैलकुलेट करोगे और जो आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालोगे वो आपकी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, वो अब आपकी वैल्यू जो है वो राउल्ट्स लॉ के इक्वल तो नहीं आई। अब कैसे आ सकती है? वो आपकी हायर भी आ सकती है राउल्ट्स लॉ से, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपकी जो चेंज इन इंथैल्पी है वो भी कुछ ना कुछ होगी, पर ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी जो है वो भी आपकी ज़ीरो नहीं होगी, वो लेस देन ज़ीरो हो सकती है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकती है। उसके अलावा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी आपका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, वो भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक, अब नॉन आइडियल कंडीशन में जो ग्राफ बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आइडियल कंडीशन का ग्राफ है वो हमने सेकेंड क्लास में जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो उसी के साथ हमने देखा था ग्राफ, कि जब राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है, ओबे होता है,
तो किस तरीके का ग्राफ फॉर्म होता है। आज की क्लास में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ पढ़ेंगे कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा। वो डिपेंड करेगा डेविएशन पे कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लेस देन 0 आ रही हैं या फिर ग्रेटर देन 0 आ रही हैं, तो ग्राफ उसी हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ देखते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 आ रही हैं तो अब ग्रेटर देन 0 आएंगी कब, पहले तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ए के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, ऐसे ही आपके पास बी के बीच में कोई इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो ए बी के बीच में कुछ इंट्रैक्शन बनेगा। ये आपके पास पहला सॉल्यूशन है, ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है प्योर, ये भी आपके पास प्योर है, ये भी आपके पास प्योर है। फिर आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया तो आपके पास ए बी आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपने ए के बीच में इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो हीट दी, यहाँ पर आपने बी के बीच में इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो हीट दी, अगर ये हीट और यहाँ से रिलीज़ होने वाली हीट इक्वल नहीं है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन चाहिए तो आपकी यहाँ पर आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी ना, यहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो कम होगी, हीट कम होगी, ठीक है। हीट कम होने की वजह से क्या होगा, आपको हीट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो हीट ज़्यादा देनी पड़ी, पर जब बॉन्ड फॉर्म हुआ ए बी के बीच में तो हीट कम रिलीज़ हुई, ठीक है। ये केस होता है पॉजिटिव डेविएशन का, ये केस किसका होता है, पॉजिटिव डेविएशन का। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है या कोई भी एक सॉल्वेंट मानो या कुछ भी मानो, चलो। तो यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर प्योर 2 है, ठीक है। यहाँ पर प्योर 1 नहीं है, यहाँ पर प्योर 2 है। प्योर 2 है तो 2 का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा और 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो है ही नहीं। जब 1 नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 और 2 है सारा का सारा तो उसका मोल फ्रैक्शन 1। तो यहाँ से यहाँ आपका जो मोल फ्रैक्शन, यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे, लेफ़्ट से जब राइट जाएंगे हम, तो 2 का अमाउंट कम होता जाएगा और 1 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। 2 का अमाउंट कम होता जाएगा और 1 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 1 बढ़ता जाएगा और यहाँ तक आते आते प्योर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर 1 का होगा, है ना। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर 1 का होगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर लिख लेते हैं, प्योर 1 का है, ठीक। अब इधर से अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास प्योर 1 है, जब इधर जाएंगे तो 1 ख़त्म होता जाएगा, 2 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा ये वाला वो किसका होगा, वो प्योर 2 का होगा। तो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है, प्योर 2 का है। तो इधर वेपर प्रेशर प्योर 1 का है और इधर प्योर 2 का है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये 1 की लाइन फॉर्म कर दी और ये 2 की फॉर्म कर दी। ये रॉल्स लॉ अगर आइडियल कंडीशन में फॉलो होता तब का ग्राफ है, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था बनाना, ठीक। तो अगर प्योर होता तो ये ग्राफ बनता, ठीक है। ये P1 का बनता, P01 का, और ये बनता आपका P2 का। पर अब तो पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही P2 में भी एक्चुअल वैल्यू ये थी ना, ये आनी चाहिए थी, पर पॉजिटिव डेविएशन की वजह से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होगी जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे, तो ग्राफ जो है वो यहाँ पर भी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर भी जो एक्चुअल पोजीशन आनी चाहिए थी उससे ऊपर आ जाएगा। और जो टोटल है ये हमारा टोटल का होता है, टोटल से भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो जो राउल्स लॉ फॉलो करता उससे ऊपर की तरफ बनेगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन बोला गया है।
और पॉजिटिव डेविएशन कब आता है? जब हमारे सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन फॉर्म होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन फॉर्म होती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शन थी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन थी, उसके कंपैरिजन में जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन फॉर्म होगी वो वीक होगी। तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये नॉन आइडियल कंडीशन हो गई पॉजिटिव डेविएशन के केस में। अब देख लेते हैं नेगेटिव के डेविएशन के केस में क्या होता है। सेम ऐसा ही होता है नेगेटिव के डेविएशन में, बस ये फ़र्क आ जाता है कि अब जो आपके ए के बीच में और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कमज़ोर होगी ए बी के कंपैरिजन में। अब जो ए बी हीट रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको हीट देनी पड़ रही थी ए बी और बी के बीच में इंटरेक्शन तोड़ने के लिए। उसके कंपैरिजन में जो हीट रिलीज़ होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? सेम वैसे ही, यहाँ पर आपके पास प्योर 2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 0 होगा। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 2 कम होता जाएगा और 1 इंक्रीज होता जाएगा। 1 इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 की आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्योर 1 है, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो प्योर 2 आता जाएगा। ठीक है, 1 कम होता जाएगा 2 आता जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? प्योर 2 का होगा। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते, अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते तो ये वो वैल्यू आती जब ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता, मतलब सारे इंटरेक्शंस इक्वल होते। पर इंटरेक्शन तो इक्वल है ही नहीं। इंटरेक्शन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो होगा। नेगेटिव डेविएशन शो होगा मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्चुअल जो वैल्यू आनी थी, एक्चुअल जो ग्राफ बनना था उससे नीचे की तरफ बनेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसे ही P2 का भी जो एक्चुअल ग्राफ बनना था वो ना बन के नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा। और जब टोटल आप उसका फाइनल टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालेंगे तो वो भी एक्चुअल वैल्यू से नीचे की तरफ डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन आपकी शो होगी जब आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द प्योर सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट कम होगा कंपैरेटिवली दी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। जब आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीक होगा तो उस केस में नेगेटिव डेविएशन शो होगी। और पॉजिटिव डेविएशन कब शो होगी? जब आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्योर इंटरेक्शन है उसके कंपैरिजन में वीक होगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा आज की क्लास का। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, और उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही है वैसे ही आने वाली हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप सारी क्लासेस में हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, और दूसरा, आप को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वीडियो का बेनिफिट हर किसी को मिल सके। ठीक है ना। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से हमें ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर तरीके की वीडियो की
लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।